नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा क्रॉप पैटर्न, फसल प्रतिरूप के बारे में। इसके पहले हमने देख लिया था मुख्य फसलें वाला टॉपिक। तो मुख्य फसलों वाले टॉपिक पे हमने जो मुख्य फसल पढ़नी थी, तो मुख्य फसलों वाले टॉपिक पे हमने देख लिया था धान के बारे में, गेहूं के बारे में, ज्वार हो गया, फिर आपका हो गया मक्का हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया। तो एटसेट्रा इनके सबके बारे में जान लिया था, और कौन सा स्टेट किस चीज़ पे टॉप है इसको भी पढ़ लिया था। इस टॉपिक पे हमें फसल पैटर्न के बारे में पढ़ना है, क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ना है, या फसल प्रतिरूप जिसको बोलते हैं हिंदी में, फसल प्रतिरूप, इसके बारे में पढ़ना है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, एक बार वो उसका यहाँ पे रूप देख लीजिए। तो पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे कि क्रॉप पैटर्न की या फसल प्रतिरूप की क्या परिभाषा होती है। इसके बाद हम भारत में क्रॉप जो पैटर्न है उसको जानेंगे कि भारत में क्रॉप पैटर्न क्या है। फिर हम भारत में जो क्रॉप पैटर्न है उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो क्रॉप पैटर्न है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके बाद ये जानेंगे हम कि जो अपना फसल प्रतिरूप है इसका महत्व क्या है। इसके बाद हम इसमें कुछ नहीं जानेंगे। तो फसल पैटर्न के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि यहाँ पे कुछ क्षेत्रों के बारे में, ये भारत का नक्शा है, और इसमें देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है गेहूँ, यहाँ पे आपका लिखा है पैडी, यहाँ पे टी, कॉफ़ी, बाजरा, ज्वार। ठीक है, कॉफ़ी इधर हटा दीजिए, कॉफ़ी इधर लिख दीजिए, और कॉटन ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब इस क्षेत्र पे क्या हो रहा है, गेहूँ, इस क्षेत्र पे हो रहा है ज्वार बाजरा, इस क्षेत्र पे आपका हो रहा है धान, यहाँ पे आपकी हो रही है चाय। ठीक है, यहाँ पे आपका हो रहा है कॉटन, यहाँ पे कॉफ़ी। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे धान हो रही है तो यहाँ पे कॉटन नहीं लगा सकते क्या? यहाँ पे शुगर केन हो रहा है, और यहाँ पे शुगर केन हो रहा है, और यहाँ पे भी शुगर केन हो रहा है। तो ये टी जहाँ हो रही है यहाँ पे शुगर केन, ये जो टी हो रही है यहाँ पे शुगर केन नहीं हो सकता क्या? आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कि यहाँ इस क्षेत्र पे गेहूँ ही क्यों हो रहा है, उस क्षेत्र पे धान ही क्यों हो रहा है, उस क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र पे धान हो रहा है उस जगह पे अपन कपास क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, ये अलग क्षेत्र हो गया, पश्चिमी भारत हो गया, ये आपका पूर्वी और मध्य भारत हो गया, ये आपका उत्तर भारत हो गया, ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो गया, ये आपका दक्षिण भारत हो गया। तो आप सोचिए कि इन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो फसलें हो रही हैं, तो इनका रीज़न क्या है, जब आप जानेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फसल पैटर्न क्या होता है अगर आपको समझाऊँ, तो अलग अलग समय पर अलग अलग फसलों की खेती के तहत भूमि का जो अनुपात होता है उससे इसका तात्पर्य है फसल पैटर्न का। और इसको अगर और आसान भाषा में बोलूँ तो यह किसी विशेष भूमि क्षेत्र में फसलों के समय और व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, मतलब भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर, ठीक है, जिस कृषि भूमि पर जिस खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है उनके अनुपात से लेना देना है फसल पैटर्न का। मतलब कि फसल पैटर्न, एक पैटर्न चेक करते हैं ना हम कि यार ये पैटर्न है कि अब ये इस जगह पे गया, उस जगह पे गया, फलानी जगह पे गया, ढिकानी जगह पे गया। तो एक पैटर्न, ये पैटर्न दिखाता है कि यार देखो उत्तर भारत में गेहूँ हो रहा है, ये एक पैटर्न है। ज्वार बाजरा हो रहा है कहाँ पे, पश्चिम भारत में। ज्वार बाजरा उत्तर भारत में आपके उत्तर भारत में क्यों नहीं हो रहा है, पूर्वोत्तर भारत में क्यों नहीं हो रहा है, तो ये पश्चिम भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इसको पानी कम लगता है, पहली बात तो। और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पे सोचो ना बोएंगे, जहाँ पानी कम है वहाँ बोएंगे। तो ज्वार बाजरा जहाँ बो रहे हैं वहाँ पानी कम है। धान जहाँ बोएंगे जहाँ पानी ज़्यादा होगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी। तो आप देखिए गंगा नदी है, यमुना नदी है पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पूरा चावल हो रहा है उस क्षेत्र में। जो आपका तटीय क्षेत्र है जहाँ पे पूरा ये आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब का जो डेल्टा बना हुआ है, इन जगहों पर पूरा धान की फसल बोई जा रही है। अब आप देखिए कि जिस फसल को पानी ज़्यादा चाहिए तो
पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए तो वो उन जगहों पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपका विदर्भ वाले क्षेत्र में नहीं होगा पैडी धान, लेकिन ये उधर पे काली मिट्टी ज़्यादा है, काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता ज़्यादा, जल धारण क्षमता ज़्यादा है, तो काली मिट्टी जहाँ है वहाँ कॉटन हो रहा है। अब जो गेहूँ है आपका वो दक्षिण भारत में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गेहूँ के लिए एक औसत तापमान चाहिए, जो कि आपको उत्तर भारत में मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको दक्षिण भारत में नहीं मिलेगा। गन्ने के लिए मौसम भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो आपका मुजफ्फरनगर और दिल्ली इस साइड वाले एरिया में मिल जाता है और दक्षिण भारत में मिल जाता है। चाय के लिए पहाड़ वाला एरिया चाहिए, तो मैदानी इलाके हैं जो ब्रह्मपुत्र का मैदान और सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, इन जगहों पे चाय थोड़ी ना होगी मैदान में, तो मैदान में पहाड़ों में चाय हो रही है। इस तरीके से आप पाएंगे कि जो क्रॉप पैटर्न है उसका तात्पर्य है कि अलग अलग समय पर अलग अलग फसलों की खेती के तहत भूमि के अनुपात से, कि इस कृषि भूमि में अलग समय पे क्या कौन सी फसल बोई गई है, ये होता है क्रॉप पैटर्न। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बैठें, आगे बढ़ें अगर, तो हम देखेंगे कि एक और चीज़ अगर हम देखें कि भारत में फसल प्रतिरूप अगर हम देखें, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि गंगा के मैदान में धान, गेहूँ, दाल ये सब होती है। दक्कन के पठार में कपास होता है। तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू, चावल ये सब हो रहा है। उत्तर पूर्व में चाय, कॉफ़ी, फल ये सब हो रहा है। पश्चिमी घाट में काजू, काली मिर्च, इलायची ये सब हो रही है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बाजरा, ज्वार ये सब हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो क्रॉप पैटर्न है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं क्रॉप पैटर्न को। मतलब कि अगर हम वो फैक्टर होगा तो जो क्रॉप पैटर्न है उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो अगर हम वो फैक्टर देखने जाएं, तो अगर हम देखें आपका फिजिकल फैक्टर अगर हम देखने जाएं, तो अगर मिट्टी अच्छी है, देखिए धान को बोने के लिए काली मिट्टी नहीं चाहिए, तो धान काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होगा ही नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में होती है, तो आप तुरंत बता देंगे कि यार इस क्षेत्र पे ये फसल होती होगी। अगर मैं बोलूँ जलोढ़ मिट्टी में धान अच्छा होता है, धान की फसल जलोढ़ मिट्टी की फसल है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, तो आप ये बोलेंगे क्या कि हाँ हाँ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्कन का पठार क्षेत्र, वहाँ पे चावल उगता होगा? नहीं उगता होगा भाई, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, गाहे बगाहे कुछ क्षेत्रों की बात अलग होगी। फिर मैं बोलूँ कि जलोढ़ मिट्टी ऐसे जगहों पे मिलती है जहाँ पे नदियों का डेल्टा बनता हो, नदियों का अच्छी खासी नदियाँ बहती हों, उन क्षेत्रों पे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो आप बोलेंगे हाँ गंगा के मैदान मिल जाएगी, या जो बहुत सिल्ट बहा के ला रही है जो नदी, वो जिसमें बाढ़ आती है, वो जलोढ़ मिट्टी होगी। तो आप देखिए जिन जिन जगहों पे है ऐसा, वहाँ पे अच्छी खासी धान होती है। तो मिट्टी, तो काली मिट्टी अगर है, तो जैसे काली है तो वहाँ पे कपास का उत्पादन हो जाएगा। लाल पीली है तो चावल का, और जलोढ़ है तो चावल का अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे आपकी देखें हम कि लेटराइट मिट्टी है, तो उसमें काजू का, इन सब चीज़ों का अच्छा उत्पादन हो जाएगा। पहाड़ी मिट्टी है तो आप उसमें देखिए कि चाय, इन सब का उत्पादन अच्छा होगा। फिर अगर हम जलवायु देखें, ठीक है, अब देखिए जो समुद्री एरिया होता है यहाँ सम जलवायु मिलती है, तो मतलब ठंड नहीं पड़ती यहाँ पे, तो इसलिए इन क्षेत्रों पे गेहूँ नहीं होता, क्योंकि गेहूँ के लिए क्या होता है, कम तापमान चाहिए, इसलिए गेहूँ को रबी की फसल बोलते हैं। और आप देखिए कि जो कम तापमान उसको चाहिए होता है, तो वो कहाँ मिलेगा उसको, नॉर्थ इंडिया में मिलेगा या मध्य भारत में उसको मिलेगा, और समुद्र से सटे इलाकों में उसको नहीं मिलेगा। तो जलवायु मैटर करती है। ठीक है, इसके अलावा भू क्षेत्र मैटर करता है। क्या आप पहाड़ में चावल उगा देंगे? नहीं उगेगा। क्या आप पहाड़ में कपास उगा देंगे? नहीं उगा पाएंगे। तो भू क्षेत्र मैटर करता है। इसके अलावा टेम्परेचर मैटर करता है, जो मैंने बताया। तो भाई अगर जैसे कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे गेहूँ के लिए सेम यही चीज़ लॉजिक काम करता है। ये हो गया हमारे फिजिकल फैक्टर। फिर अगर हम सोशल फैक्टर की ओर देखें, तो सोशल फैक्टर में आपका आएगा कि जो भू क्षेत्र है, जिसे हम जोत बोलेंगे, वो कितना है। अब देखिए क्या होता है, भारत में जैसे एक परिवार है, 5 लोग हैं, 5 भाई हैं। अब उन 5 भाइयों के जो पिताजी थे उनके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, तो वो 10 एकड़ ज़मीन
क्या हो गया, 2 एकड़ प्रति 2 एकड़ बट गई सब में, तो 10 एकड़ ज़मीन आपकी जो है 5 लोगों में बट गई 2-2 एकड़ ज़मीन। अब ये 2-2 एकड़ ज़मीन बट गई। अब इन पाँचों के 3-3 पुत्र हैं, तो 2 एकड़ ज़मीन जो है वो 3 लोगों में बट गई, तो इसका 1/3 1/3 1/3 हो गया सीन। अब इसमें क्या होगा कि जो पहले इतना बड़ा खेत था, अब वही खेत अभी भी उतना बड़ा है, लेकिन इसने बीच में से मेड़ बना ली, तो किसी के पास इतनी है, किसी के पास इतनी, किसी के पास इतनी, अभी मेड़ बन गई। अब इसमें आगे ट्रैक्टर तो घुसेगा नहीं, तो मानव श्रम ज़्यादा लगेगा, तो उसकी तो लागत बढ़ जाएगी, उसका इनपुट बढ़ जाएगा उत्पादन करने का। तो ये जो जोत हैं, छोटे छोटे जो जोत के आकार होते जा रहे हैं, अगर वो बड़ा है तो उत्पादन अच्छा होगा, छोटा है तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट पेज में अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा हमको। तो देखिए, हम सबसे पहले हमने देखा था कि क्रॉप पैटर्न में फिजिकल वाला देखा था हमने कि देखिए, पहले बता देता हूँ फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपका है, एक है फैक्टर फिजिकल अर्थात भौतिक कारक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉप पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। दूसरा हमने हमने हमें देखना है, दूसरा हमें सोशल देखना है, सामाजिक कारक। तीसरा हमें कारक देखना है आर्थिक कारक। चौथा कारक हमें देखना है बुनियादी सुविधाएं। पांचवा हमें देखना है सरकारी नीतियां। इतनी मोटा मोटी चीज़ें हमें देखनी है। तो अब देखिए, अगर हम सबसे पहले उठा लेते हैं किसको, सोशल वाले को, तो अगर हमने सबसे पहले हम उठाते हैं भौतिक कारक को। तो भौतिक कारक में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सॉइल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जलवायु आ जाएगा कि क्रॉप पैटर्न जो है उसको सॉइल प्रभावित करती है। मिट्टी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। जलवायु कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। भू क्षेत्र कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। तापमान कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि फसल कैसी होगी। दूसरा कारक हमने देखना है सामाजिक कारक। अब देखिए, सामाजिक कारक में हम क्या देखना है कि जो भू जोत का क्षेत्र है वो अगर कम है तो उत्पादन कम होगा। अगर भू क्षेत्र जोत का आकार ज़्यादा है, कम या ज़्यादा देख लेते हैं। अगर ज़्यादा है भू क्षेत्र का जोत तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादकता भी अच्छी होगी, पर कम है तो कम होगा उत्पादन भी, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इंडियन फैमिली में डिवाइड डिवाइड हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन हुआ, परिवार बटा, ज़मीन बटी, ज़मीन की वजह से परिवार बट गया, ठीक है। परिवार की वजह से ज़मीन नहीं बढ़ती, ज़मीन की वजह से परिवार बट गया, दोनों रीज़न है। अब क्या हुआ कि एक भाई, मतलब 5 एकड़ ज़मीन थी, 5 एकड़ ज़मीन है, 5 भाई, 1 एकड़ सबको मिल गई। फिर उनके 2-2 बच्चे हैं, तो वो ज़मीन और बढ़ गई, आधा-आधा एकड़ हो गई। अब वो एरिया छोटा, एरिया तो नहीं है ओवरऑल, लेकिन उसमें जो खेती करने वाले हैं वो एक साथ अगर कर रहे होते तो अच्छा खासा उत्पादन होता, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन कम हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक में हम और देखें कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या। तो आप देखिए कि कृषि पर लगभग 50% लोग जो हैं कृषि से पैसा कमाने में 50% लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। मतलब उनको रोज़गार इसी से मिला हुआ है। तो ये भी क्रॉप पैट मतलब कि जिस जगह पे ग्रामीण क्षेत्र है जैसा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास कृषि एक बड़ा रोज़गार का साधन है, तो लोग उसी को कर रहे हैं, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, तो उस वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से वो कृषि पर ही डिपेंडेंट हैं। तो एक ये भी फसल पैटर्न प्रभावित करता है कि जिन जगहों पे अगर तकनीकी विकास ऐसा कुछ हो जाएगा तो वहाँ फसल नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी। इसके अलावा हम देखें कि तीसरा, अगर हम देखें आपका आर्थिक कारक, ठीक है। तो आर्थिक कारक में पहला अगर हम देखें खेत का आकार, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसके खेत का आकार उतना ज़्यादा होगा। दूसरा देखें आदानों की उपलब्धता, मतलब जो इनपुट्स है, इनपुट्स जो अवेलेबिलिटी है, इनपुट्स की उपलब्धता है वो कितनी है, मतलब कि जो बीज है वो कितनी आसानी से मिल जा रहा है, या उसके पास पैसा है कि नहीं बीज खरीदने का, अच्छे उर्वरक खरीदने का। इसके अलावा अच्छे
कीटनाशक खरीदने का, ये सब के पास, ये सब के लिए उसके पास पैसा है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। अगर किसी के पास है तो उसकी बहुत अच्छी कृषि होगी। तीसरा आप देखिए कि बीमा है कि नहीं, वो बीमा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जो उसको क्रॉप फेलियर हो जाए उसके लिए। ये सब चीज़ें आर्थिक कारक में आती हैं। फिर उसके बाद हम कुछ देखेंगे बुनियादी सुविधाएं। तो अगर बुनियादी सुविधाओं की ओर हम बढ़ें तो हम देखेंगे कि अगर किसी क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो उधर बहुत अच्छी कृषि हो रही होगी। परिवहन की अच्छी व्यवस्था है तो बिल्कुल अच्छी कृषि हो रही होगी। ठीक है, वहाँ भंडारण की व्यवस्था है तो क्रॉप कल्टीवेशन के बाद या कटाई हो जाने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग जब होगा तो वो स्टोरेज की व्यवस्था है कि नहीं। अगर अच्छी व्यवस्था है तो लोग बिल्कुल अच्छी अच्छी फसलें उगाएंगे। इसके बाद मार्केट की व्यवस्था है कि नहीं है। इसके बाद प्रोसेसिंग की व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये सब अगर बुनियादी सुविधाएं हैं तो उन जगहों पे बहुत अच्छी कृषि होती होगी, जिन जगहों पे नहीं है वहाँ कम होती होगी। फिर उसके बाद सरकारी जो नीतियाँ हैं वो भी प्रभावित करती हैं। अगर सरकार अच्छी नीतियाँ बना रही हो उन क्षेत्रों पर तो बिल्कुल अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी फसल उत्पादन होगा। तो हम देखें कि अगर एमएसपी अच्छा मिल रहा है, अब इसलिए तो एमएस धान और गेहूँ पे अच्छा एमएसपी मिलता है तो धान और गेहूँ का कितना प्रोडक्शन होता है। अब श्री अन्न वगैरह में मिलने लग जाए तो उनका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद हरित क्रांति, आप जानते होंगे हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति की वजह से फसल प्रतिरूप कितना बढ़ा, मतलब जिन जगहों पे जो फसलें नहीं भी होती थी और उन जगहों पे जब नहरें पहुंच गई, पानी की सुविधा हुई तो उन जगहों पे भी वैसी फसलें बोई जाने लगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि क्रॉप पैटर्न जो है उसको भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, बुनियादी सुविधाएं, सरकारी नीति ये सब प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला अगर मैं आपको बताऊं कि क्रॉप पैटर्न जो है उसके टाइप अगर हम डिस्कस करें तो इसके अगर हम टाइप डिस्कस करें तो हम पाएंगे इसके टाइप में पहला हम पाएंगे गहन फसल पैटर्न। ठीक है, गहन फसल पैटर्न। दूसरा हम पाएंगे एकाधिक फसल पैटर्न। तीसरा, एकाधिक के बाद हम देखेंगे कि एकल फसल पैटर्न। इसके बाद एकल फसल पैटर्न के बाद है ज़ीरो या शून्य फसल पैटर्न। इसके बाद हम देखेंगे कि अनुक्रमिक काट छांट। ठीक है, अब देखिए, आप नाम से ही आप समझ गए होंगे कि किस पैटर्न में क्या चीज़ है ना। तो जो गहन फसल पैटर्न है उसमें आपका क्या आएगा, अधिकतम उपज प्राप्ति। ठीक है, गहन फसल पैटर्न ये है कि सीमित भूमि होगी और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर एकाधिक फसल पैटर्न में क्या होगा, एक ही वर्ष में भूमि के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल, एक ही वर्ष एक ही भूमि पट एक से अधिक फसल उगाही करेंगे हम यहाँ से। फिर एकल फसल पैटर्न मतलब एक ही फसल लंबे समय तक। फिर शून्य फसल पैटर्न में क्या आएगा, नो फसल, शून्य में नो फसल, भाई कोई फसल नहीं उगा रहे हैं। फिर अनुक्रमिक काट छांट में क्या होगा, फसल क्रमिक रूप से उगाई जाती है। ठीक है, फसल जो है क्रमिक रूप से उत्पादित, मतलब एक बार ये फिर एक बार वो, इस टाइप से। तो ये हमारा ये सब पैटर्न था, फसल पैटर्न। अब अगर हम इसमें देखें, जो हमने देख लिया था कि मिट्टी वगैरह हो गया ये सब प्रभावित करती हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक के बाद हमें देखना था फसल पैटर्न में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्रॉप पैटर्न का इम्पोर्टेंस क्या है। क्रॉप पैटर्न का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो क्रॉप पैटर्न का अगर आप इम्पोर्टेंस देखने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा
कि भाई अगर हमको ये पता है कि इस जगह पे ये फसल बोई जानी चाहिए, उस जगह पे वो फसल बोनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, उस काली मिट्टी वाले क्षेत्र में आप धान बो देंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि वो उसके लिए तो बनी ही नहीं है। इसके साथ ही साथ में क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई उर्वरता में वृद्धि, जैसे बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप उस फसल को जहाँ जिस मिट्टी पे बोया जाएगा वो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, तो उस मिट्टी की भी उर्वरता में वृद्धि होगी उससे। इसके बाद आप देखिए कि मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होगी, क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे कोई फसल उगाई जाएगी जहाँ वो उगती नहीं है, तो हम उसमें अनायास ही क्या करेंगे, एनपीके डालेंगे, यूरिया वूरिया फलाना ढिकाना डालेंगे। इससे क्या होगा, मिट्टी का पोषक तत्व घटेगा। लेकिन जिन जगहों पर उसको जितनी नीड है उतना होगा तो उसका पोषक तत्व बढ़ेगा ही, जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो उसको मिल रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको सही से फॉलो करेंगे तो मृदा अपरदन में भी कमी आएगी। इसके साथ ही और क्या होगा, मृदा संरचना में सुधार होगा, क्योंकि हम फसल सही तरीके से बो रहे हैं ना, मिट्टी का सही उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या होगा, पूरे वर्ष उपयोग किए जाने वाले कार्यभार और संसाधनों को वितरित करने में मदद करेगा। तो मोटा माटी क्रॉप पैटर्न का ये हमारा महत्व है, ये हमने देखा। अब एक चीज़ और हमें देखना है कि क्रॉप पैटर्न में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब बदलाव कुछ हो रहे हैं क्रॉप पैटर्न में। पीछे जगह है क्या, चलो यहीं लिख देते हैं। बदलता क्रॉप पैटर्न, बदलता क्रॉप पैटर्न। क्या कारण है बदलते क्रॉप पैटर्न का, गतिशील अवधारणा, स्थान और समय के अनुसार। ठीक है, इसलिए क्रॉप पैटर्न जो है बदल रहा है। मतलब कि गतिशील अवधारणा का मतलब ये है कि लोगों को मैक्सिमम उत्पादन करना है। अब उस मैक्सिमम उत्पादन के लिए वो क्या करते हैं, जो जो फर्टिलाइज़र मिले जो भी मिले सब उसमें ढकोस देते हैं। अब इससे उस मिट्टी की भी उर्वरता ख़राब होती है। फिर उसके बाद किसी खास जैसे मान लीजिए गन्ना उगाना है, का मान लीजिए कि उत्तर भारत में जो पंजाब वंजाब वाला इलाका है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि उनको चाहिए कि हम गेहूँ तो उगा रहे हैं, हम धान भी उगाएं। अब वो धान उगाएंगे जब वहाँ, तो खूब पानी चाहिए। अब खूब पानी चाहिए तो उससे क्या होता है कि जब बाद में उन जगहों पे जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता है, साथ ही साथ में लवणीयता बढ़ती है मिट्टी की। तो ये एक क्रॉप पैटर्न में जो चेंज आ रहा है, तो मतलब ये गतिशील अवधारणा की वजह से आ रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है मतलब। फिर प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो सब तो हैं ही कि मतलब जो पैटर्न बदल आ रहा है कि जैसे ये आपका भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, बुनियादी सुविधाएं, सरकारी नीतियाँ, ये सब भी क्रॉप पैटर्न को बदलती हैं। बढ़ती फसल कीमतें, अब देखिए मतलब बढ़ती फसल कीमतें मतलब जैसे एमएसपी अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो गेहूँ चावल खूब उग जाए, जिस चीज़ में एमएसपी बढ़ा दिया उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे घटा दिया उसका घट जाएगा। लेकिन इससे एक नुकसान ये भी हो रहा है कि जो धान है उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इंटेंस वाटर क्रॉप है वो, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, घटाव भी हो रहा है। तो अब सरकार क्या करे, श्री अन्न जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो इससे भी क्रॉप पैटर्न जो है एक चेंज हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ भी है। दूसरा, फिर हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ कि जो हरित क्रांति थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जिन जगहों पे चावल नहीं बोते थे ना, उन जगहों पे चावल बोने लगे। ठीक है, फिर नई प्रौद्योगिकी, तो उत्पादकता और डिमांड बढ़ा रही है। जो नई प्रौद्योगिकी है, नई टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। फिर जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि मान लीजिए कुछ जगहों पे जहाँ पहले पानी नहीं गिरता था उतना ज़्यादा, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ बहुत पानी गिरने लग गया है। तो जहाँ ज्वार बाजरा होता था वहाँ चावल भी होने लग गया है। तो इस तरीके से क्रॉप पैटर्न जो उसका जो स्वरूप बदलता है, तो उसके पीछे सब जिम्मेदार होते हैं कारक। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा
कि क्रॉप पैटर्न क्या होता है। तो क्रॉप पैटर्न क्या होता है भाई साहब, क्रॉप पैटर्न का तात्पर्य यह है कि अलग अलग समय पर अलग अलग फसलों की खेती के तहत भूमि का अनुपात कितना है। यह किसी विशेष भूमि क्षेत्र में फसलों के समय और व्यवस्था को दर्शाता है। फिर हमने देखा कि जो फसल पैटर्न है, उस फसल पैटर्न आप देखिए कि उत्तर भारत में गेहूँ, पश्चिम भारत में ज्वार बाजरा, मध्य और मध्य पूर्व भारत में आपका धान, और तटीय क्षेत्रों में धान, दक्षिण में दक्कन में कॉटन और कॉफ़ी, और पूर्व उत्तर भारत में चाय, ये सब हो रहे हैं। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं किसको, क्रॉप पैटर्न को, जिसमें सामाजिक कारक है, इकोनॉमिकल कारक है, फिजिकल कारक है, सरकारी नीतियाँ हैं, कुछ अवसंरचनात्मक चीज़ें हैं, ये सब फिर क्रॉप पैटर्न को ही इम्पैक्ट करता था। मतलब क्या क्या चीज़ें क्रॉप पैटर्न को इफेक्ट करती है उसके बारे में पीछे जो देखा था हमने, उसको यहाँ पे मैंने ब्रीफ में समझा कि भौतिक कारक हैं, जैसे जैसे मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया, भू क्षेत्र हो गया, ताप हो गया, ये सब क्रॉप पैटर्न को प्रभावित करते हैं कि जिस तरीके की जलवायु होगी, जिस तरीके की भूमि होगी, जिस तरीके की मिट्टी होगी, उस तरीके की फसल उत्पादन होगा। फिर सामाजिक में भी हमने देखा कि भू क्षेत्र का आकार अगर ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा होगा, कम है तो उत्पादन कम होगा। कृषि पर जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ कृषि कार्य करता है। फिर आर्थिक में हमने देखा, अगर खेत का आकार बड़ा है तो अगर मतलब कि अगर कि जितना बड़ा खेत का आकार, मतलब उसके पास पैसा है, खेत ज़्यादा है, खेत जितना बड़ा होगा फसल जो है डाइवर्सिफिकेशन उसके लिए उतना होगा। फिर इनपुट्स, अगर उसके पास बीज उपलब्ध हैं, अच्छे उर्वरक उपलब्ध हैं, अच्छे कीटनाशक उपलब्ध हैं, तो उसकी जो क्रॉप की उत्पादकता उसको बढ़ाएगा वो। तो ये सब इनपुट्स कब होंगे, उसके पास पैसे होंगे। फिर बीमा, तो उसने बीमा करा के रखा हुआ है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं, अगर सिंचाई की अच्छी सुविधा मिल रही है, परिवहन की, भंडारण की, विपणन की, प्रसंस्करण की, अगर इसकी अच्छी बुनियादी सुविधा मिल रही है तो कृषि में जो फसल है उनका उत्पादन बढ़ेगा। सरकारी नीतियाँ हैं तो एमएसपी, हरित क्रांति, इन सब की वजह से भी क्रॉप पैटर्न जो है प्रभावित हुआ है। इसके अलावा हमने देखा था कि क्रॉप पैटर्न के प्रकार होते हैं। तो आपका प्रकार है गहन फसल पैटर्न, मतलब कि भूमि सीमित है पर प्रोडक्शन हमें इसमें से मैक्सिमम हो रहा है। फिर एकाधिक फसल पैटर्न, तो एक ही वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलें उगाना। इसके अलावा एकल फसल पैटर्न, जिसमें एक ही फसल लंबे समय तक बो रहे हैं। शून्य फसल पैटर्न, कोई फसल नहीं बोना। अनुक्रमिक या काट छांट में क्या होता है, फसल क्रमिक रूप से उत्पादित की जाती है, ठीक है, पहले ये फसल, फिर वो फसल, फिर वो फसल, फिर ये फसल, ऐसे। अब क्रॉप पैटर्न जो है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि मृदा संरचना में सुधार करता है, खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण है, उर्वरता में वृद्धि करता है, मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि करता है, और मृदा अपरदन में कमी लाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने क्रॉप पैटर्न के बारे में समझी। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे किन चीज़ों के बारे में, किसान संकट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।